नमस्कार दोस्तों। आज की बात में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। थोड़ी सी आज विलम्ब हो गई है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। क्या खबरें हैं? तो सबसे बड़ी खबर तो उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, वाहन नियम। और ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आपने मोटरसाइकिल दे दी, स्कूटी दे दी या फिर कार दे दिया और अगर वो चलाते हुए पकड़े गए तो पेरेंट्स को 25,000 रुपया जुर्माना दिया पड़ सकता है और 3 साल की जेल। तो ये आदेश जो है उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक जो हैं हमारे माध्यमिक शिक्षा, उनको भेज दी गई है। तो अब नाबालिग किशोर या किशोरी 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन चलाना मुश्किल होगा उनके लिए। अब शहर में होता क्या है कि मम्मी से झगड़ के स्कूटी की चाबी ले लिया, कार की चाबी ले लिया, तो चला रहे हैं, 3 सवारी भी बिठा के चला रहे हैं। तो वो सिस्टम जो है अब बंद हो जाएगा। तो इसे लेकर सख्ती भी की जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। तो ये जो है इसलिए किया गया है ताकि जो है बच्चे हमारे सुरक्षित रहें और एक्सीडेंट से उनका पाला ना पड़े। तो इस कानून के मुताबिक या इस नियम के मुताबिक ये है कि अगर नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो ये माना जाएगा कि इस गलती जो है उनके वाहन स्वामी की है। तो वाहन स्वामी तो ज़्यादातर पेरेंट्स ही होते हैं। तो इसके लिए अगर दोषी पाए गए तो 3 साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना। तो संभल के रहिएगा, बच्चों को गाड़ी मत दीजिएगा, नहीं दिक्कत होगी। ये अंकड़ा भी इसमें दिया हुआ है अखबार में कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 40% जो है वो नाबालिग होते हैं। ये कहना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने। उन्होंने बताया था परिवहन विभाग को कि 18 साल से कम आयु के बच्चों के द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्टिवा, मोटरसाइकिल और अन्य वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। और सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों में 40% नाबालिग बच्चे होते हैं जिनकी आयु 12 से 18 साल के बीच में होती है। लिहाजा मोटर वाहन कानून का कड़ाई से अनुपालन और जागरूकता के कार्यक्रम चलाना बेहद आवश्यक है। तो ये है। दूसरी खबर आपको पता ही है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट ने जो है अडानी जी को राहत दे दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने आदेश में हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई करते हुए कि हिंडनबर्ग के मामले जो शेयर वगैरह के जो भी आए थे मामले, उसकी जांच जो है सेबी करेगी। तो काफ़ी राहत की बात है उनके लिए, अडानी साहब के लिए। तो सीबीआई या किसी एसआईटी से इनकार करा दिया है। लोगों ने याचिकाएँ दाखिल की थी और सबको क्लब करके कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था और कल जो है इस पर फैसला किया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इसकी जांच जो है सेबी ही करेगी, कोई एसआईटी या सीबीआई नहीं करेगी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सेबी के कामकाज में जो है हमें डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहिए। तो अदालत के इस फैसले पर अडानी जो है निश्चित रूप से काफ़ी खुश होंगे। उन्होंने बोला भी कि सत्यमेव जयते। गौतम अडानी ने एक्स पर लिखा, उच्चतम न्यायालय का फैसला दिखाता है कि सत्यमेव जयते, मैं उन लोगों का आभारी हूँ जो हमारे साथ खड़े हैं। तो आपको पता ही है कि पिछले साल अमेरिका के शार्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी समूह पर आरोप लगाए थे कि शेल कंपनियों के जरिए अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हेरफेर किया गया। समूह ने आरोपों को सिरे से नकारा था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ भी दायर की गई थी और शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सेबी को जांच के आदेश दिए थे और बोला कि सेबी की जांच सही है। तो ये है एक खबर ज्ञानवापी से है। ज्ञानवापी में एसआई की रिपोर्ट जो है जमा हो गई है कोर्ट में। तो एएसआई ने कोर्ट से मांग की है कि 4 हफ्ते तक उनकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक न की जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने वाराणसी को एक अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद परिषद के सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट को कम से कम 4 और हफ्तों तक सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया है। आज गुरुवार होगा तो आज सुनवाई होगी। आज गुरुवार है, आज सुनवाई होगी और
उधर आपको पता ही है कि अयोध्या में जो है तैयारियां तेज हो गई हैं काफ़ी। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी की। तो आइए, ताज़ा ताज़ा अपडेट क्या है। कल एक मैंने वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी, अरविंद केजरीवाल पे। ये अरविंद केजरीवाल जो है वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। तो कल बुलाया था ईडी ने, तीसरा सम्मन दिया था अरविंद केजरीवाल को कि भाई आप आ जाइए और इस बातचीत कर लीजिए, जवाब दे दीजिए सवालों के। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए और अब माना ये जा रहा है उनकी जो नेता हैं आतिशी, उनका कल एक बयान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा है कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को घर छापा मारेगी, उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो देखना है, आज बड़ा गामागामी का माहौल है। देखना है कि ईडी क्या करती है, छापा मारती है कि नहीं मारती है, और अगर छापा मारती है तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है या नहीं करती है। तो बड़ा ही हेक्टिक डे है आज, कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या, ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इस समय राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और 27 जनवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं, मैं उसमें बिजी हूँ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, मैं उसमें बिजी हूँ। तो मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता। आपको जो पूछना है उसका एक क्वेश्चनायर हमें भेज दीजिए, मतलब सवाल लिख के हमें भेज दीजिए, हम उसको देखेंगे और पढ़ेंगे, तब फिर जवाब देंगे। तो एक तरह से रस्साकसी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के साथ। बहुत सारे इब्बर्ट्स हो रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं कि अगर आप दोषी नहीं हैं, अगर आप खुद को ईमानदार मानते हैं, तो ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है आपको। तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पब्लिक की सहानुभूति लेने के चक्कर में हैं। और इसी चक्कर में जो है इंडिया गठबंधन की वाट लग रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को जो है वो 14 जनवरी तक सीट शेयरिंग और कन्वीनर का मुद्दा वो कर देना है, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। अब आज जो है कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हो रही है और खड़गे साहब बैठक ले रहे हैं अपने पार्टी पदाधिकारियों की। और प्रदेश अध्यक्ष जितने हैं, विधानसभा में नेता विरोधी दल हैं, राज्यों के जो प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और वो चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए, कैसे सीट शेयरिंग किया जाए, क्या किया जाए। तो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के सामने, अगर वो अगले 1-2 दिनों 3 दिनों में अपनी स्थिति क्लियर नहीं करती है तो डे बाई डे परिस्थितियाँ जो है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के हाथ से निकलती जा रही हैं। क्योंकि अभी तक ये लोग बैठक ही कर रहे हैं, कभी यहाँ बैठक कभी वहाँ बैठक, और उधर बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियाँ तेज करती जा रही है। उसने करीब करीब, आपको बता दूं कि जो सूचना है उसके मुताबिक बीजेपी जो है मकर संक्रांति के बाद या अगर थोड़ा और लेट हुआ तो 22 जनवरी के बाद वो अपने 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। ऐसा माना जा रहा है कि जो उसके बड़े चेहरे हैं या जिन पर जो सर्वे के बाद जिनकी रिपोर्ट सही आई है, बीजेपी ने सर्वे कराया है अपने सारे सांसदों का, अपने पार्टी के इंटरनल तरीके से भी और बाहरी तरीके से भी। तो इन सर्वे में उत्तर प्रदेश में कम से कम ये माना जा रहा है कि 40 से 45% जो सांसद हैं अभी, उनके टिकट कटने वाले हैं और उनकी जगह नए चेहरों को लड़ाया जाएगा। तो बीजेपी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है और अभी इंडिया गठबंधन यही नहीं समझ पा रहा है कि कितनी सीट पे लड़ेंगे, कन्वीनर कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा सामने करें ना करें और क्या होगा। तो अब कांग्रेस की जो बैठक आज हो रही है उसमें पहला मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसके बाद 2014 तारीख से जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा है वो है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं खड़गे, किस तरह से करते हैं। बड़ा दिलमुल रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो 300 सीटों पे लड़ेगी चुनाव, कोई कह रहा है कि नहीं, इस बार जो है वो 250 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी और अपने सहयोगी दलों के साथ पूरा सहयोग करेगी। तो ये बड़ा दिक्कत है, क्या होता है।
देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आज क्या करती है। शाम तक पता चलेगा कि कांग्रेस की बैठक से क्या निकल कर आया। उधर एक बार नीतीश को लेकर फिर से कयास शुरू हो गए हैं। वो कयास ये हैं कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार का जो पार्टी है जदयू, उसके एक धड़ा जो है उसके अंदर ये मांग उठ रही है कि साहब अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाता है इंडिया गठबंधन का, तो नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए। अगर बीजेपी उनकी ये शर्त मान ले। शर्त क्या है? शर्त यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर एक बार फिर से चुनाव लड़े और उसमें 20 सीटें, 40 सीटों में 20 सीटें जेडीयू को दी और 20 सीटें बीजेपी खुद लड़े, और इस तरह 40 सीटों का बंटवारा हो बिहार में। और बीजेपी नीतीश कुमार को अगले चुनाव में, यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में, तो उस चुनाव के लिए नीतीश को अपना मुख्यमंत्री चेहरा भी पेश करे। तो हो सकता है कि नीतीश एक बार फिर से पिघल जाएं और नीतीश एक बार फिर से एनडीए के पाले में चले जाएं। ये जदयू के एक धड़े का मानना है, या एक धड़ा जो इस कोशिश में लगा हुआ है उसकी तरफ से इस तरह की खबरें जो है लीक की जा रही हैं, या यूँ कहें प्लांट की जा रही हैं। तो अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये सारी चीज़ें जो है 14-15 तक या मैक्सिमम 22-23 तक जो है या ये क्लियर हो जाएंगे कि नीतीश क्या करेंगे। क्योंकि जब नीतीश ने पार्टी के अध्यक्ष पद को लिया वापस अपने पास ललन सिंह को हटा के, तो बहुत सारे कयासें चल रही थी। 2-3 दिन तक नीतीश कुमार छाए हुए थे राष्ट्रीय मीडिया पे, आपको पता ही है। तो क्या करते हैं नीतीश, ये बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे उनकी जो बची खुची क्रेडिबिलिटी है बिहार में वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये मान के आप चलिए कि मुझे लगता है कि इस चुनाव में, यानी इस लोकसभा के चुनाव में, फ़िलहाल जो महागठबंधन है बिहार में जिसकी सरकार चल रही है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर नहीं होता है नीतीश का और भारतीय जनता पार्टी का मेल नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है बिहार में सीटों को लेकर। उत्तर प्रदेश में ये 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, 80 नहीं भी जीतेंगे। तो फिलहाल जो स्थिति है और राम मंदिर के बाद जो माहौल बनने की उम्मीद है, उससे लगता ये है कि ये कम से कम कुछ नहीं तो 70 से 75 सीटें जीत सकते हैं। और इंडिया गठबंधन की जो तैयारी चल रही है और जिस हिसाब से वो देखा जा रहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि 8-10 सीटों से ज़्यादा नहीं पाएंगे वो। और अगर और ख़राब परफॉर्मेंस हुआ, अगर स्थिति ठीक नहीं हुई, तो 5-6 सीटों पर भी सिमट सकते हैं। वो 5-6 सीटें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की होंगी। तो लेकिन ये स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में जो है महागठबंधन काफ़ी मजबूत है और बीजेपी अब तक वहाँ लोकसभा चुनाव जो है वो नीतीश के साथ लड़ी है और इस बार अकेले जा रही है, या 1-2 पार्टियाँ ऐसी हैं, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान की, उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के साथ तो इस बार चुनाव लड़ सकती है। और लोजपा आपको पता है कि नीतीश कुमार की विरोधी है, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं। रामविलास पासवान जी के बेटे आपके ये चिराग पासवान साहब। तो ये भी देखना बड़ा दिक्कत वाली बात होगी कि अगर नीतीश को लेने की बात हो रही है तो चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ हैं तो नीतीश चिराग पासवान को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, या चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। तो ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अटकलें शुरू हो गई हैं, चुनाव है तो तमाम तरह की खबरें शुरू हो गई हैं और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी भी लोग ये मान रहे हैं कि अगर 40 में से 20 सीटें जेडीयू को देने का ऑफ़र कर दिया जाए और नीतीश को मुख्यमंत्री पद का ऑफ़र दे दिया जाए तो नीतीश पिघल जाएंगे। लेकिन ठंड बहुत है, अभी कोई चीज़ पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। उधर बीजेपी की तैयारियां तेज़ हो गई हैं और राम मंदिर की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। आपको तो पता ही है कि बीजेपी जो है इसे एक मेगा इवेंट के रूप में बदलने की कोशिश में लगी हुई है
तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको पता ही है, DS मिश्रा साहब, दुर्गा शंकर मिश्रा साहब, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन फिर मिल गया है। तो कल देखिए बाकायदा ऑफिशियली ये कहा गया चीफ सेक्रेटरी ने, जो सभी जो कमिश्नर हैं, DM हैं और पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी, और उन्होंने इस समीक्षा बैठक में ये निर्देश जारी किए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रदेश में पूरा उत्सव का माहौल हो। तो अयोध्या में तो हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ आपके जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जो है एक उत्सव के तरीके पर इसको मनाएं। और ये केवल अयोध्या का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है। बाकी देश भर में तो बीजेपी कर ही रही है। पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल होना चाहिए जिसे पूरी दुनिया देखे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उत्सव होगा ये सिर्फ 22 तारीख को नहीं होगा, ये 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक कंटिन्यू होगा। आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक जितने मंदिर हैं और तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए। अलग जगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, अक्षत बांटने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, अक्षत के बहाने निमंत्रण दिया जा रहा है। और राम मंदिर जहाँ पर तमाम तरह के सांस्कृतिक और जो है लोग कलाकारों के कार्यक्रम जो है आयोजित होंगे अयोध्या में, तो पूरे का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। तो उसी माहौल को लेकर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल बैठक की थी। उसके पहले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। उन्होंने भी जो है वो निर्देश जारी किए थे कि भाई सब कुछ जो है ठीक ठाक और अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि भाई लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचने वाले हैं 22 तारीख को के प्रोग्राम को लेकर। तो चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि उन्हें कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, सारी सुविधाओं का जो है वो ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव इमेज लेकर ना जाएं। साथ ही साथ जो है जितने आपके नेशनल हाईवे हैं और स्टेट हाईवेज हैं, इन सड़कों को गड्ढा मुक्त साफ़ सुथरा करने की बात कही जा रही है। साफ़ सफाई में कहीं कोई कोताही न बरती जाए। गेट बनवाए जा रहे हैं। अयोध्या को के तरफ जाने वाले जितने हाईवेज हैं उस पर 4 गेट सैंक्शन हो गए हैं। अभी लेटेस्ट जो है वो सुल्तानपुर वाला सैंक्शन हुआ है। तो जब आप अयोध्या की तरफ जाएंगे और अयोध्या में इंटर करने वाले होंगे तो आपको बड़े बड़े गेट दिखाई देंगे श्री राम के नाम पर। तो बृहद तैयारी हो रही है, मेगा इवेंट बनाने की कोशिश हो रही है और घर घर जाकर जो है ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए श्री प्रभु श्री राम लला हमारे विराजमान होने वाले हैं। तो हमें भी इंतज़ार है इस उत्सव का, 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और जो भी होता है हम आप तक जो है वो खबर पहुंचाते रहेंगे। आप तक सारी जो है जानकारी मुहैया कराते रहेंगे आपको। आप देखते रहिए हमारा चैनल, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन आप हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया ऐसा ज़रूर करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए